नमस्कार मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है यूजीसी का इक्विटी एक्ट 2026। एक ऐसा एक्ट जो हाल ही में पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या है आखिर ये यूजीसी का इक्विटी एक्ट 2026। क्या ऐसे प्रावधान इस एक्ट में कर दिए गए हैं यूजीसी के द्वारा जिससे चारों ओर बवाल मचा है। हम बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे एक एक पहलू को। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये एक्ट आखिर है क्या और कब ये लागू हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, हम जिस यूजीसी के इक्विटी एक्ट की बात कर रहे हैं वो हमारे यूजीसी के द्वारा, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है, उसके द्वारा 13 जनवरी 2026 को एक एक्ट जारी किया गया जिसको शॉर्ट में हम यूजीसी इक्विटी एक्ट 2026 कह रहे हैं और उसका पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026। ये जो इक्विटी एक्ट है, इस एक्ट को हम 2012 वाला जो हमारा एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन थी उसके स्थान पर इसको हम लोग देख रहे हैं कि यूजीसी ने उस एक्ट को चेंज करके और उसके स्थान पर ये नया एक्ट वो लेकर आई है। अच्छा, क्या है ये एक्ट? साथियों, एक्चुअली जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज, उन पर ये नियम समान रूप से लागू हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। और किस चीज पर लागू हो रहा है? ये एक्ट के द्वारा यूजीसी ये सुनिश्चित करना चाह रही है, इसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि सब उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, व्यक्ति मतलब वहां पर विद्यार्थी होता है, तो किसी भी विद्यार्थी के साथ जाति, धर्म, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का उसके साथ में क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है भेदभाव का, क्योंकि यहां पर जो भेदभाव शब्द है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है नई, ये जो नया एक्ट जारी किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किन भेदभावों को लेकर ये यहां पर बात कर रहे हैं। साथियों, पहले हम बात करते हैं कि साहब ये जो यूजीसी है, इस यूजीसी को किसने अधिकार दिया ये एक्ट जारी करने का? ये यूजीसी क्या है और इसका हायर एजुकेशन में क्या योगदान है? साथियों, यूजीसी की बात करूं मैं तो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित, विकसित और सुदृढ़ करने वाली एक संस्थान के रूप में पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब किस, उच्च शिक्षा वाली जो यूनिवर्सिटीज है वो सब किसके अधीन आती है? यूजीसी के अधीन आती है। ये भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का एक पहला प्रयास था जो कि 1944 ईस्वी में किया गया था। साथियों, उस समय एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी और अंततः यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 ईस्वी में भारत में यूजीसी की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत की गई थी यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा। और ये जो यूजीसी काम करता है वो करता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन। भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वर्तमान में, और शिक्षा मंत्रालय के अधीन कौन काम करता है? यूजीसी। तो यूजीसी जो संस्थान है वो क्या करती है? हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित, विकसित और सुदृढ़ करने का काम कर रही है। तो यूजीसी को अभी हाल ही में लगा, और लगा क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जनवरी 2025 था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी को फटकार लगाई गई थी कि आप अपनी गाइडलाइनों में थोड़ा चेंज कीजिए। यहाँ पर जो मतलब शोषण जो हो रहा है बच्चों के साथ में, या बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। तो इसीलिए ये एक नया एक्ट लेकर आई है जिसको हमने इक्विटी एक्ट 2026 का नाम दिया है। अब जानते हैं हम लोग इसके बारे में, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं
सबसे पहली बात, ये जो नया इक्विटी एक्ट लागू हुआ है, इस इक्विटी एक्ट में क्या बातें हैं इनको एक बार देखिएगा। इस एक्ट के तहत देखो, जितनी भी कॉलेजेस होगी, जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के अधीन कॉलेजेस होगी और यूनिवर्सिटीज होगी, वहां पर एक स्पेशल इक्विटी सेल बनाने के लिए बात की गई है। ये सब इस नियम के तहत एक सेल होगी वहां पर। अब वो चाहे सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उन सभी में ये सेल लागू होगी, जो हर जगह इक्विटी सेल के नाम से जानी जाएगी वो। और इस सेल को बनाना बेहद अनिवार्य होगा। अगर ये सेल किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं पाई जाती है तो उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज के ऊपर यूजीसी द्वारा बहुत सारी कार्रवाइयाँ की जा सकेगी। साथियों, हम बात करें कि साहब आखिर में ये जो एक्ट है, ये एक्ट लाया क्यों गया और इस एक्ट में ऐसी बातें क्या हैं जो कि विवाद या चर्चा का विषय बनी हुई है। तो सबसे पहले बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी को बात रखी या यूजीसी को आदेश दिया कि आप अपने नियमों में चेंज कीजिए, तो वहां पर यूजीसी ने एक बात देखी और उन्होंने यूजीसी ने एक आंकड़े रखे कि साहब 2026 में जो इन्होंने आंकड़े रखे वो आंकड़े थे कि 2019-20 से लेकर और 23-24 के मध्य पूरे भारतवर्ष के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें भेदभाव के मामले 118% बढ़े हैं। कब के कंपैरिजन में 19-20 से लेकर और 23-24 के बीच में जो है वो 118% जो है वो मामले बढ़े हैं भेदभाव से संबंधित। इनको संख्या में देखें हम लोग तो यहाँ पर कुल जो शिकायतें पिछले 5 साल में हुई है वो 704 विश्वविद्यालय और कुल मिलाकर 1553 कॉलेजों में मिला लिया जाए तो वहाँ पर कुल 1160 शिकायतें आई थी। वैसे इतनी कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं है ये शिकायतों की, होता रहता है इतनी शिकायतें। पर मुद्दा क्या है देखिएगा, हाल ही में ये जो इक्विटी एक्ट है इसके तहत क्या किया गया है कि किसी भी प्रकार के मतलब जाति है, उसका धर्म है, उसका लिंग है, उसकी दिव्यांगता है, इनके आधार पर कोई भी बालक अगर दूसरे किसी बालक को लेकर भेदभाव करता है तो वो अपने इक्विटी सेल में जाकर, जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में संचालित है, उस सेल में जाकर उसके प्रति शिकायत दर्ज करा सकता है। अब ये चीज़ तो 2012 में भी थी, पर 2012 में और अब में अंतर क्या किया गया और मुख्य मुद्दा क्या है उसको समझिएगा। पहला अंतर सबसे बड़ा ये है कि पहले जो इसके प्रावधान थे उसमें अगर कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज करा रहा है तो उसको लेकर सख्त था पहले भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन, उस जिसके प्रति शिकायत हो रही है उसको सजा होती थी। परंतु यदि उस शिकायत की जांच की गई और उस जांच में शिकायतकर्ता दोषी पाया गया या उसकी शिकायत झूठी पाई गई तो फिर उसके प्रति भी कार्रवाई होती थी जो शिकायत करता था। परंतु हाल ही में जो नई गाइडलाइन जारी की गई 2026 का ये इक्विटी एक्ट, इसमें इस लाइन को हटा दिया गया है। मतलब ये है कि यदि शिकायतकर्ता ने किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, बच्चे के प्रति शिकायत करी कि साहब इन्होंने मेरे साथ में भेदभाव किया, तो उस व्यक्ति को सजा मिल गई और मान लीजिए साल भर बाद, 2 साल बाद उस शिकायत की जांच हुई और जांच में वो शिकायत झूठी पाई गई तो भी शिकायतकर्ता पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मेन मुद्दा ये है। अब इसको लेकर प्रॉब्लम क्या है, हंगामा क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि इसको लेकर विभिन्न प्रकार की गलत शिकायतें दर्ज होगी और लोगों पर गलत आक्षेप लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ एक हैशटैग बड़ा चल रहा है, यूजीसी रोल बैक। मतलब युवाओं ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस एक्ट की तुलना रोलेक्ट एक्ट से कर दी गई है। जी हाँ, 1919 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक्ट जारी किया गया था, रोलेक्ट एक्ट, जिसका गांधी जी ने सबसे पहले विरोध किया था। और उस रोलेक्ट एक्ट में कुछ ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मतलब बिना दोष साबित हुए भी उसको 2 साल तक की सजा हो सकती थी, जिसको ये कहा जाता था कि ना वकील ना दलील, सीधा उसको सजा। तो ऐसा ही एक्ट कुछ इसको लोग करार दे रहे हैं और इसका हैशटैग चल रहा है ट्विटर वगैरह पर, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। तो ये यूजीसी रोल बैक का जो हैशटैग चला, इसको हमने सर्च किया कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से
इसका विरोध हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं और क्या उनका ये विरोध जायज है। इन सब चीजों को लेकर मैंने 3 इसके प्रमुख कारण देखे हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि ये मतलब आंदोलन के रूप में बढ़ता जा रहा है। देखिएगा, हमने जो पहला कारण इसका जाना, पहला कारण जो पहली गलती जो यूजीसी की हम लोग इसमें मान सकते हैं इस एक्ट को लागू करने में, गलती नंबर 1 जो हुई है यूजीसी से, वो है जातीय भेदभाव की परिभाषा अत्यधिक विस्तृत कर दी गई है। जो ये एक्ट लागू किया गया है ना, इस एक्ट में भेदभाव जो है, उस जातिगत भेदभाव को बहुत ज्यादा परिभाषित कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी जाति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर, जबकि पहले इतनी कोई बहुत ज्यादा परिभाषा नहीं थी, केवल भेदभाव शब्द था, है ना। अब वो भेदभाव जाति के आधार पर भी हो सकता था, मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था। पर वर्तमान में इतनी ज़्यादा बड़ी परिभाषा होना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी भी प्रकार से इनका दुरुपयोग भी कर सकता है। तो ये इसमें एक थोड़ा सा अनुचित है। इस खुली परिभाषा से नियमों के दुरुपयोग और झूठी शिकायतों की संभावना बढ़ गई है, इसलिए एक तबका इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अब साथियों, दूसरा जो कारण हमने ढूंढा इसका, वो कारण ढूंढा कि साहब इसमें अब की बार क्या किया गया है। पहले जो ये एक्ट था, इस एक्ट में केवल एससी और एसटी वर्ग को रखा गया था। मतलब अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के बालक अगर ये शिकायत करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कि साहब हमारे साथ भेदभाव हुआ, तो वहां पर सजा का प्रावधान भी था और उनकी जांच होती थी। पर अब की बार इसमें ओबीसी वर्ग, जो कि बड़ा समुदाय है भारत का, ओबीसी वर्ग, इस ओबीसी वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब अब एसटी एससी के साथ में ओबीसी वर्ग का बालक भी शिकायत कर सकता है। तो इसका सबसे बड़ा जो अभी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग हो गए जनरल वर्ग, स्वर्ण वर्ग। मतलब केवल स्वर्ण वर्ग का जो विद्यार्थी है उसको अपोजिशन में रखा गया है, विरुद्ध रखा गया है, किसके, एसटी एससी और ओबीसी। मतलब इस एक्ट से ये कह सकते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो भेदभाव करता है वो केवल वो बालक है जो स्वर्ण वर्ग का है। तो क्या ये सही है? मतलब केवल स्वर्ण वर्ग का बालक ही क्या ओबीसी एसटी और एससी के विरुद्ध मतलब भेदभाव कर सकता है? क्या ओबीसी का बच्चा एसटी और एससी के विरुद्ध भेदभाव नहीं कर सकता? क्या एससी का बच्चा एसटी के बच्चे के विरुद्ध भेदभाव नहीं कर सकता? तो ये थोड़ा सा मतलब एक नैसर्गिक परिभाषा हम लोग इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक विशेष वर्ग जिसको हम लोग स्वर्ण वर्ग कहते हैं, इस स्वर्ण वर्ग के विरुद्ध मतलब इस एक्ट को माना जा रहा है इस तरीके से। क्योंकि केवल क्या स्वर्ण वर्ग का बालक ही मतलब यूनिवर्सिटीज या कॉलेज या उच्च शिक्षा में भेदभाव करता है? तो यहाँ ऐसा होने से मतलब एक धड़ा में बढ़ जाएगी कॉलेज एजुकेशन, जहाँ पर बालक अपने सपने पूरे करने जाते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, आपसी परस्पर बैठकर उच्च शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर ये 2 धड़ों में बट जाना बहुत ही अशुभ संकेत है। सरकार को कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस एक्ट को हम जिस भाषा में लागू किया जा रहा है उस भाषा में क्या इसको लागू किया जाना चाहिए, या इस पर दोबारा से एक बार सोचने की आवश्यकता है। तीसरा जो हमने इसमें कारण समझा वो कारण की झूठी शिकायत है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है इस एक्ट की वो है झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान हटाना। पहले क्या है, कोई भी बालक अगर किसी के प्रति, किसी दूसरे बालक के प्रति भेदभाव की शिकायत दर्ज करा रहा है तो शिकायत से पहले उसको बहुत बार सोचना पड़ता था। क्यों सोचना पड़ता था? क्योंकि यदि वो शिकायत करवा दी, सामने वाले को सजा हो गई, 6 महीने बाद 2 महीने बाद अगर उस जांच होती है उस शिकायत की और उस शिकायत झूठी पाई जाती है तो उस शिकायतकर्ता को भी बकायदा आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान होता था, जिससे क्या होता था कि झूठी शिकायत करने से लोग बचते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि अगर ये शिकायत झूठी निकली तो सजा मुझे भी मिल सकती है। परंतु अभी जो एक्ट है उसमें इस प्रावधान को हटाने से इसका दुरुपयोग बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक तरीके से असमानता की भावना पैदा हो जाएगी। साथ ही में स्वर्ण समाज जो है, स्वर्ण वर्ग जो है, वो इसमें सबसे बड़ी बात एक रख रहा है कि साहब यदि ये एक्ट इसी तरीके से लागू रहा और इसके ऊपर अगर संशोधन नहीं हुआ
तो ये तो संविधान के द्वारा जो आर्टिकल 14 है, जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, ये तो उसके बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा तो समान रखा ही नहीं गया ना। एक तरफ तो ओबीसी, एसटी और एससी को रख दिया गया और एक तरफ जनरल को रख दिया गया। तो ऐसा भेदभाव मामला कुछ होता ही नहीं। अभी अपन ने बात करी पूरे भारत में 700 कुछ मामले, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे एक छोटे से मुद्दे के लिए ऐसे समाजों में बांटना, ये एक सही दिशा में हम लोग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा बालकों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। वहाँ व्यक्ति मतलब बालक जो है वो अपने जीवन के उन पलों को बिताता है, जीवन के उन क्षणों को बिताता है जहाँ पर एक दूसरे से सहयोग लेकर वो अपने जीवन का निर्माण करते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार के एक्ट मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से जायज़ है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करेंगे, और आप सबके भी मैं कमेंट चाहूँगा कि क्या सरकार ने ये सही किया, और सही किया तो क्यों, और गलत किया तो क्या इस एक्ट को पुनः लेना चाहिए। जो रोल बैक का हैशटैग चल रहा है, अगर आप समर्थन करते हैं तो रोल बैक करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।